किसी ने बड़ी कमाल की बात लिखी है कि कहने को तो बहुत कुछ बाकी है, मगर तेरे लिए मेरी खामोशी ही काफ़ी है। नमस्कार, जय हिंद मित्रों। सामाजिक अध्ययन की अपनी जो टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चल रही है, उसमें मैराथन सीरीज़ के अंदर आज सीरीज संख्या है 7 और इस सीरीज़ के अंदर हम निरंतर आगे कंटिन्यू करेंगे वैदिक सभ्यता के सवालों को। तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। कल वाली सीरीज़ के अंदर हमने जो सवाल पूछा था कि ऋग्वेद की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है, तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा इसका अ विकल्प था सिंधु। ऋग्वेद की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी हो जाएगी? सिंधु हो जाएगी। और दूसरी महत्वपूर्ण नदी बताई थी सरस्वती। ठीक है, आज की सीरीज़ के अंदर पहला सवाल है और क्रमबद्ध रूप से देखें तो 183 नंबर है, 133 नंबर है, माफ़ कीजिएगा। ऋग्वेद काल में राज्य की सबसे छोटी इकाई थी। ऋग्वेद काल में राज्य की सबसे छोटी इकाई थी परिवार, ग्राम, जन, व्यय दोनों। बताइए साहब। तो यहाँ पर अपना उत्तर हो जाएगा द। अगर इस प्रकार से पूछ लिया जाए कि ऋग्वेद काल में राज्य की सबसे छोटी इकाई कौन सी, तो यहाँ पर दोनों की बात हुई ऋग्वेद काल में, और ऑप्शन में अपने द, ए और ब दोनों दे रखें, तो परिवार भी है और ग्राम भी है। अब ये अलग अलग क्षेत्र में है, जैसे कि राज्य की सामाजिक रूप में हम छोटी इकाई देखें तो वहाँ पर परिवार हो जाएगा, जबकि सवाल के अंदर सामाजिक रूप से मैं पूछा नहीं गया, सामाजिक रूप से होता तो यहाँ पर परिवार कर देते। और राज्य की राजनीतिक रूप से छोटी इकाई पूछी जाए तो वहाँ पर हो जाएगा ग्राम। तो सामाजिक रूप से परिवार हो जाएगा, राजनीतिक रूप से ग्राम हो जाएगा। और सामाजिक और राजनीतिक दोनों नहीं दे हो, इस प्रकार से हो तो परिवार और ग्राम ये दोनों विकल्प हो जाएंगे। अगला देखिए, और ग्राम का जो मुखिया है वो ग्रामीणी कहलाता है और परिवार का मुखिया कुलप या कुलपति। आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद में कई ग्राम बनकर एक राजनीतिक इकाई बनाते थे। जन, विश, राजन या कोई नहीं। ऋग्वेद में कई ग्राम बनकर, या यूं कहें कि कई ग्राम मिलकर एक राजनीतिक इकाई बनाते थे, उसका नाम क्या था? जन, विश, राजन या कोई नहीं। बताइए। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा विश। वह विकल्प है जो सही हो जाएगा। और कई विश मिलकर जन का निर्माण करते थे, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल देखिए। ऋग्वेद में जन शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है? ऋग्वेद के अंदर जो जन शब्द है इसका प्रयोग कितनी बार देखने को मिलता है हमें? 200, 300, 275 या फिर 350? तो सही उत्तर हो जाएगा 275। ऋग्वेद में जन शब्द का प्रयोग कितनी बार मिलता है? 275। वहीं विश शब्द की बात करें तो विश जो शब्द है वो 171, 171 बार देखने को मिलता है हमें। राज्य शब्द है, इसका प्रयोग हमें एक बार मिलता है, और जनपद शब्द का प्रयोग है जो मिलता ही नहीं है हमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद काल में राजा का पद प्रारंभ में था आनुवंशिक, प्रजातांत्रिक, दोनों या दोनों ही नहीं? तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा साहब, ऋग्वेद के अंदर जो राजा का पद था वो दोनों ही प्रकार का नहीं था, यानी कि आनुवंशिक भी नहीं था, प्रजातांत्रिक भी नहीं था, कोई विकल्प यहाँ पर द विकल्प होगा। तो क्या किस प्रकार का पद था? तो राजा के पास सीमित अधिकार होते थे और राजा की जो हैसियत थी, स्थिति थी, केवल एक कबीलाई सरदार की थी। ठीक है, कबीलाई सरदार की तरह ही। अगला देखिए। ऋग्वेद में राजा को कहा गया है भूमि का स्वामी, कबीले का मुखिया, पुराभेता या फिर रत्नी? लाइक नहीं किया तो कर दीजिए और सभी ग्रुप में सभी साथियों को शेयर भी कर दीजिए आप। तो ऋग्वेद में राजा को कहा गया है स विकल्प, पुराभेता। और यहाँ पर रत्नी एक शब्द आया, तो रत्नी जो राजा के 12 पदाधिकारी थे उनको सामूहिक रूप से रत्नी कहा गया है। आगे देखिए। ऋग्वेद में गुप्तचरों को कहा जाता है स्पष्ट, दुर्गपाल, विंशन या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए, ऋग्वेद में गुप्तचरों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? उत्तर हो जाएगा ए, स्पष्ट। ठीक है, अगला सवाल देखिए। वैदिक काल का सबसे प्रमुख अधिकारी था।
वैदिक काल के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट अधिकारी की हम बात करें तो वो कौन था? सेनानी, पुरोहित, दुर्गपाल या फिर ग्रामीणी, कौन होता था बताइए? तो साहब यहाँ पर उत्तर हो जाएगा अपना ब, पुरोहित। ये वैदिक काल के अंदर सबसे प्रमुख अधिकारी होता था पुरोहित, और राजा के बाद पुरोहित का नाम आता था तथा यह पद वंशानुगत होता था। आगे बढ़ते हैं। विदत का उल्लेख ऋग्वेद में 122 बार किया गया है। ये विदत है क्या? आर्यों की प्राचीन जनसभा, आर्यों की एक कर संस्था टैक्स लेने वाली, आर्यों की धार्मिक संस्था, या इनमें से कोई नहीं? तो क्या उत्तर हो जाएगा यहाँ पर? उत्तर होगा यहाँ पर ए, आर्यों की प्राचीन जनसभा। क्या होगा? आर्यों की प्राचीन जनसभा। देखिए आगे इसमें कुछ व्याख्या भी है इसकी कि यह सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक अनुष्ठानों को संपन्न कराती है। जो ये संस्था है ये धार्मिक हो गया, सामाजिक हो गया, इस प्रकार के अनुष्ठान जो होते थे उनको संपन्न कराने का काम करती थी, और इसमें महिलाएं भी हिस्सा लेती थी, महिलाएं भी पार्टिसिपेट करती थी। आगे देखिए, वह संस्था जिसका मुख्य कार्य न्याय संबंधी फैसले लेना था। ठीक है, वह संस्था कौन सी है जिसका मेन कार्य, मुख्य कार्य क्या था? न्याय से रिलेटेड फैसले लेना था। विदत, सभा, समिति, या इनमें से कोई नहीं? तो यहां पर उत्तर हो जाएगा अपना ब। कौन संस्था? उस संस्था का नाम है सभा। और सभा जो है ऋग्वेद में इसका उल्लेख 8 बार हुआ है। अगर पूछ लिया जाए सभा का ऋग्वेद में कितनी बार उल्लेख मिलता है हमें, तो 8 बार देखने को मिलता है। वहीं समिति की हम बात करें तो समिति यह एक राजनीतिक संस्था है, और इसका अध्यक्ष है जो ईशान कहलाता है। क्या कहलाता है? ईशान। और राजनीतिक संस्था ऋग्वेद के उल्लेख की बात करें तो 8 बार हुआ है। अगला सवाल देखिए, अथर्ववेद में प्रजापति की पुत्रियां कहा गया है। अथर्ववेद के अंदर प्रजापति की पुत्रियां किसे कहा गया है? सभा को, समिति को, दोनों को, या इनमें से कोई नहीं? तो साहब यहाँ पर अपना उत्तर हो जाएगा स, दोनों। यानी कि सभा और समिति, इन दोनों को प्रजापति की पुत्रियां कहा गया है। किस वेद के अंदर? अथर्ववेद में। अगला सवाल देखिए, ऋग्वेद काल में युद्ध का कारण था, या यूं कहें कि ऋग्वेद काल में युद्ध का प्रमुख कारण क्या था? पशुधन, राज्य विस्तार को लेकर, धन को लेकर, या इन सभी चीज़ों को लेकर? तो यहाँ पर साहब अपना उत्तर हो जाएगा ए। प्रमुख जो कारण था, युद्ध वगैरह होते थे, झगड़े वगैरह हो जाते थे, वो पशुधन को लेकर। अगला देखिए, दशराज युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? दशराज युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? 8वें मंडल में, 7वें मंडल में, 9वें मंडल में, या फिर 10वें मंडल में? क्या उत्तर हो जाएगा? उत्तर होगा यहाँ पर ब। दशराज युद्ध का वर्णन ऋग्वेद में हमें 7वें मंडल में देखने को मिलता है। और हम ये बात करेंगे किन किन के बीच हुआ ये युद्ध। तो ये युद्ध हुआ था अपने विश्वामित्र व सुदास के मध्य में। ठीक है, जिसमें सुदास की विजय हुई थी। 7वें मंडल में मिलता है, और विश्वामित्र और सुदास के मध्य हुआ था। जीत किसकी हुई? सुदास की। अगला सवाल, ऋग्वेद में समाज व परिवार थे मातृसत्तात्मक, पितृसत्तात्मक, दोनों, या दोनों ही नहीं? तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा अपना ब। ऋग्वेद के अंदर परिवार और समाज जो थे, जो सत्ता थी वहाँ पर, वो पितृसत्तात्मक थी। ठीक है, अगला सवाल देखिए। लाइक नहीं किया अभी तक तो कर दीजिए, और शेयर भी कर दीजिए, और पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ऋग्वेद में गौ शब्द का प्रयोग हुआ है 150 बार,
160 बार, 170 बार या फिर 176 बार? तो बताइए साहब, ऋग्वेद में गौ शब्द का प्रयोग कितनी दफ़ा हुआ है, कितनी बार हुआ है? उत्तर हो जाएगा 176, 176 बार। अगला सवाल देखिए, ऋग्वेद में गाय को कहा गया है, ऋग्वेद में गाय को कहा गया है अघन्य, जघन्य, माता या सभी? क्या उत्तर हो जाएगा साहब? उत्तर हो जाएगा इसमें ए, ऋग्वेद में गाय को अघन्य कहा गया है। अगला देखिए, ऋग्वेद के शब्द करम्भ का अर्थ है, ऋग्वेद के अंदर हमें एक करम्भ शब्द देखने को मिलता है, इसका अर्थ क्या है? दलिया, दूध, कोई पेय पदार्थ या इनमें से कोई नहीं? उत्तर हो जाएगा ए, दलिया। अगला सवाल ये आपके लिए है, अगर आ रहा हो तो कमेंट कर दीजिएगा, नहीं आ रहा हो तो पुस्तक में ढूंढ कर बताइएगा, फिर भी नहीं आता तो अगली सीरीज़ में हम बताएंगे आपको। ऋग्वेदिक या ऋग्वेद काल में उपयोग होने वाला शब्द उष्णीय है, या यूँ कहें कि ऋग्वेद काल में जो उष्णीय शब्द प्रयोग में लिया जाता था उसका क्या अर्थ है? पगड़ी या साफा, ओढ़नी, पायजामा या फिर सभी? कमेंट करके बताइएगा, ढूंढ कर बताइएगा, नहीं मिले तो। अगला देखिए, ऋग्वेद में अनुलोम है, ऋग्वेद में अनुलोम है, उच्च वर्ण का लड़का व निम्न वर्ण की लड़की से विवाह हो जाता है, उसको अनुलोम कहते हैं, या फिर उच्च वर्ण की लड़की होती है और निम्न वर्ण का लड़का होता है, उसे कहते हैं अनुलोम, या दोनों ही नहीं, या केवल ब? बताइए क्या उत्तर होगा साहब? तो यहाँ पर हो जाएगा उत्तर अपना, अगर आपने व्याख्या भी देख ली है तो इस सवाल का जवाब दे पाएंगे आप। उत्तर हो जाएगा ए, अनुलोम कहा जाता है जहाँ पर लड़का तो जो होता है वो उच्च वर्ण का हो और लड़की जो होती है निम्न वर्ण की हो, अगर उनका विवाह हो जाता है तो वो कहलाएगा अनुलोम। और प्रतिलोम आ जाएगी, प्रतिलोम क्या है? तो यहाँ पर प्रतिलोम के अंदर थोड़ा इसका विपरीत हो जाएगा, यहाँ पर उच्च वर्ण की तो लड़की होगी और निम्न वर्ण का लड़का होगा। उच्च वर्ण की लड़की निम्न वर्ण का लड़का हो तो प्रतिलोम होगा, और उच्च वर्ण का लड़का हो और निम्न वर्ण की लड़की हो तो वो कहलाएगा अनुलोम। शुक्रिया, लाइक नहीं किया तो कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, फिर मिलते हैं कल की सीरीज़ में।